हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। देखो, आज अपन इससे पहले आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पोर्शन पढ़ चुके होंगे। अपन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सुनना। फिजिकल केमिस्ट्री का 1/3 पोर्शन रहता है एग्जाम के अंदर। सेकेंड नंबर आना न्यूमेरिकल है, लगभग कंफर्म है ना। 15 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 14-13 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आएंगे, हो सकता है 15 के 15 भी आ जाए। 13-14 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आना, इसका मतलब प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की करनी है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बस। जो मैं पढ़ाता हूँ रोज डेली बेसिस पे, आपको जो लेक्चर आ रहा है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, वापस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। हाँ, मॉड्यूल में पहले ध्यान रहे स्टेज 1 करें आप, और उसके बाद स्टेज लास्ट वाली करें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, फिर सेकंड थर्ड अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए और कर ले तो ठीक है, अदरवाइज स्टेज सेकंड तक तो ठीक है। स्टेज थर्ड के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो सकते हैं आपके लिए, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है अगर बोले तो नीट मेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पहले ध्यान रखना, हमेशा स्टेज फर्स्ट करना है। उसके बाद स्टेज लास्ट तब करे जब पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका हो, जिससे क्या आपको ये भी आइडिया रहे कि पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा क्या और अभी तक आपको याद कितना है ना। तो लास्ट स्टेज करने से आपका कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाएगा कि हमें ये पढ़ाया गया, हमने ये पढ़ा, इतनी चीजें हमें याद है। जो चीजें याद नहीं है उनको वापस आप रिकॉल करें। जब लास्ट स्टेज करते हैं आप कॉम्पिटिशन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो उनको एज ए एग्जाम माहौल बना के करें, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि हाँ मैंने 15 क्वेश्चन किए, 15 मिनट में किए, इसका मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो गया। नीट में मेरे को ये करना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो हो रहा है। जिस क्वेश्चन में अटक गए उसको रखो, स्किप करो और फिर आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, गलत हो गए, उन्हीं क्वेश्चन का वापस कंसेप्ट देख ले, जिससे आपको ये आइडिया रहे मेरे को इतना तो सब कुछ याद है, बस अब ये टॉपिक मेरे को वापस रिवाइज करने, फिर मेरा चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, और आपको फाइनल स्टेज तक पहुंचाऊंगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन रहेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलो आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो बेसिकली मूल कंसेप्ट नाम से है, इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के आधारभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इनकी बात कर रहा हूं। परमाणु के आधारभूत कण, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए। यहां तो देखो फिर ये भूत वगैरह आ रहे, इसलिए कह रहा हूं परमाणु के आधारभूत कण। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? बेसिकली अपन को मालूम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, परमाणु के आधारभूत कण होते हैं। उन्हीं के बारे में बात करना है। कौन सा पार्टिकल होगा, फिर उसका चार्ज क्या होगा, और एक उसका मास क्या होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वापस बात करेंगे, लेकिन अभी यहां पे जरूरत पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूं। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन E-, दूसरा है प्रोटॉन, सिंबल P+, एंड थर्ड जो है वो है न्यूट्रॉन, सिंबल लिखते हैं N0। ये चार्ज देख ले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। ये इसलिए सिंबल लिखा गया था -1, कोई यूनिट नहीं है। अब विदाउट यूनिट तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसका मतलब ये कोई दूसरा चार्ज होगा। अब मैं यूनिट लिख रहा हूं तो माइनस का रह गया, 1 की जगह पे ये आ जाएगा। इसका मतलब 1 = ये होता है, इसका मतलब 1 = ये होता है। सिमिलर वे में P+ लिखा तो +1 प्लस रहेगा, 1 के इक्वल क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये। और थर्ड नंबर आ गया न्यूट्रॉन, इसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 0 होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0। मास देखो, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास 1.672 × 10⁻27 kg,
और थर्ड बात करूं न्यूट्रॉन तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। बात क्लियर यहां तक? अगली बात करें ऑर्डर ऑफ मास। मास का क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा? पहले पावर चेक करें, ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है। पावर नेगेटिव में ज्यादा होना इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू कम होना, ये पावर नेगेटिव में ज्यादा इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, इन दोनों की पावर तो सेम है तो वैल्यू 0.672 आ रही है, 0.675 आ रही, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन एंड देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये ऑर्डर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे हल्का आधारभूत कण है। बात आई समझ में? अब चलो एक और बात करते हैं रिलेटिव चार्ज की। रिलेटिव चार्ज, सापेक्षिक आवेश। रिलेटिव चार्ज, सापेक्षिक आवेश क्या होता है? रिलेटिव चार्ज उसके बारे में बात करते हैं। रिलेटिव चार्ज का मतलब ये होता है चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू किसी भी कण का प्रोटॉन के सापेक्ष आवेश। किसी के भी सापेक्ष में अगर अपन चेक करते हैं तो रिलेटिव चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर बताओ देखें। तो रिलेटिव चार्ज इज इक्वल टू किसी कण का आवेश अपॉन क्या, प्रोटॉन का आवेश, यही तो होगा, ये हो जाएगा रिलेटिव चार्ज। जस्ट एग्जांपल, मेरे को ऐसा पूछ ले कि रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक आवेश बताओ। तो मैंने कहा ठीक है बता देंगे अभी। कैसे? रिलेटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा प्रोटॉन का आवेश, यही तो होगा क्या? हाँ सर यही होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कैंसिल आउट हो गया, लास्ट में क्या बच गया, -1। तो ये जो -1 लिखा हुआ था ना, ये वाला, ये रिलेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का खुद के रेस्पेक्ट में रिलेटिव चार्ज 1 ही आएगा। तो ये समझ में आया, -1 क्या लिखा होता है, दैट्स रिलेटिव चार्ज। ये क्या है? सापेक्षिक आवेश है। वास्तविक आवेश तो ये। समझ में आ गई बात? ये बेसिक बात होगी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम की। आगे बात सोचो, आगे देखो, इनको यूज में भी लेंगे आगे अपन, इसलिए मैंने लिखा रहा हूं। सेकेंड नंबर देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, अरे हिंदी मीडियम वालों थोड़ी बहुत इंग्लिश चलेगी ना, साइड में तो भी लिख रहा हूं, तत्वों का या तत्व का निरूपण, तत्व का निरूपण है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तत्व का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट करते कैसे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट करते कैसे वो देखो। कोई भी एलिमेंट है ऐसे रिप्रेजेंट होगा, एक्स जेड ए से, एक्स जेड ए से। अब देखते हैं एक्स क्या है। एक्स इज ए एलिमेंट, तत्व। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। अच्छा, ए क्या है? ए है द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? ये होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या,
तो A बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकता हूं, प्रोटॉन की संख्या की जगह क्या लिख सकता हूं, Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया N0, तो N0 बराबर हो गया A माइनस Z। ठीक है, तो ये परमाणु का क्या हो गया, निरूपण हो गया। अब मेरे से पूछे कि बताओ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं सीधा बोलूंगा प्रोटॉन कैलकुलेट करने का तरीका Z चेक कर लूं, वो प्रोटॉन हो जाएगा। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसे आएगा, मैं कहूंगा A माइनस Z से आएगा, A माइनस Z से आएगा, ये देखो न्यूट्रॉन आ गया, आ गया A माइनस Z से। अच्छा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, याद रखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, प्रोटोनों की संख्या माइनस आवेश, आवेश को विथ साइन लिखना है ना, प्लस माइनस के साथ लिखना आवेश को। अभी इसके ऊपर आवेश कुछ भी नहीं है तो अपन ने क्या बोला, जीरो। तो अगर ये जीरो रखूंगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा तो प्रोटॉन किसके बराबर है, Z के, तो इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर हो जाएगा, Z के। तो अगर परमाणु उदासीन है, न्यूट्रल है, अगर परमाणु उदासीन है, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, Z के बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की गणना कीजिए, ये दे रखा अपन। ठीक है, स्पीसीज दे रहा हूं मैं, जैसे सोडियम 1123 पहला, सेकंड F919 माइनस, थर्ड पोटेशियम 1939 प्लस, ऐसा दे। ठीक है, तीन स्पीसीज दे रखी, एक न्यूट्रल, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तो तीनों टाइप के एग्जांपल आ गए। ठीक है, अब जैसे सुनो, सबसे पहले प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे, 11 9 90। ठीक है, न्यूट्रॉन A माइनस Z, 23 माइनस 11 12, 19 में से 9 गए 10, यहाँ पे 20। बारी आई इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोटॉन माइनस चार्ज के, प्रोटॉन कितने हैं 11 माइनस चार्ज कितना है 0 इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 9 माइनस चार्ज कितना है माइनस का 1, विथ साइन लिखना है, मैंने समझाया था ना। तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस या प्लस, प्लस, तो 9 प्लस 1 कितने 10, यहाँ पे कितने 19 माइनस प्लस का 1 कितना होगा, बोलो 18। समझ में आए या नहीं आए, आगे तीनों एग्जांपल समझ में, आगे और समझो। ये तो हो गया ओनली फॉर, आपको क्या दे रखा हो, एक एटम दे रखा था या आयन दे रखा था। अगर कोई मॉलिक्यूल दे दे, जैसे ये लो, अगर मैंने आपको मॉलिक्यूल दे दिया CO2, क्या दे दिया CO2, बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आपको तो क्या मालूम होना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंबल मालूम होना चाहिए। कार्बन का सिंबल ये होता है और ऑक्सीजन का ये होता है, बस काम हो गया आपका। कैसे, इसके अंदर आप इसको ऐसे लिख दो, CO2 है तो क्या हुआ, एक C प्लस एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन हो गया, ये तो बात हुई। कार्बन में कितने प्रोटॉन 6, ऑक्सीजन में कितने 8, इसमें भी 8, कितने हो गए 22। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन में 6, दूसरे ऑक्सीजन में 8, तीसरे ऑक्सीजन में 8, 22। क्या चार्ज है क्या कुछ भी CO2 के ऊपर, नहीं चार्ज है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे, ये लो बराबर आ गया। ठीक है बात, बोलो हाँ या ना, सही है। चलो अगला देखो, अगर किसी ने ये वाला एग्जांपल दिया, जैसे सपोज कर लो ये वाला दे दिया मैंने, NH4 प्लस, और NH4 प्लस दिया तो नाइट्रोजन का सिंबल इधर लिख देता हूं मैं 714 और इधर लिख देता हूं हाइड्रोजन का 11। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, NH H H और H। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता है। प्रोटॉन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन 7, हाइड्रोजन में कितना 1,
चारों हाइड्रोजन में एक, तो कितने हो जाएंगे 7 + 4 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो गए। हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन है 1 - 1 0, तो 4 × 0 7। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये लो आ गया, चेक करना हाँ या ना। ओके ऑल क्लियर। चलो ये आ गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, कर लोगे कैलकुलेट। इसी टाइप से अगर जैसे कभी ऐसा पूछ ले, जैसे एक और देख लो एग्जांपल, अगर ऐसा पूछ ले N3-, तो इस N3- का नाम क्या है? पहली बात तो एजाइड आयन है। कौन सा आयन है? एजाइड आयन। कहां काम आता है? अगर देखो एजाइड के ऊपर चार्ज है माइनस का, एजाइड के ऊपर चार्ज है -1, तो सोडियम अगर लेता हूं इसके साथ में, तो ये हो गया Na+ और ये हो गया एजाइड आयन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा सोडियम एजाइड का? NaN3। NaN3 को अगर हीट किया जाए सोडियम एजाइड को, तो N2 गैस बनती है, और वो नाइट्रोजन कैसी होती है? प्योर होती है। आपने इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक में पढ़ा है, ठीक है। N2 गैस जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? प्योर। मेरे से पूछा ये गया कि बताओ इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एजाइड आयन के अंदर। क्या पूछा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ये अगर मैंने ऑक्सीजन लिखा, तो ऑक्सीजन में होते हैं 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पढ़ चुके हो इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियोडिक टेबल में 2 और 6 हुआ। अगर ये 2 और 6 हुआ तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। जैसे सपोज करो O- हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9 हुआ, तो 2 और 7। एक बात बताओ, अगर माइनस चार्ज दिया वो भी किसमें आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट हुआ। और अगर प्लस लिखा तो 7 हो गए, तो 2 और 5। इसका मतलब चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, चार्ज जो भी आएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही काउंट होगा। नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार चला गया, मतलब कम हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अब मेरे को चेक करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। समझो बात को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा नाइट्रोजन है ना, तो एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 7, 2 और 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं, देखो 5 होते हैं एक नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन कितने हैं? 3 है, तो 3 × 5। माइनस चार्ज दे रखा है तो वो भी तो वैलेंस में ही आएगा, तो ये लोग कितने हो गए? 16। कितने हो जाएंगे? 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात क्लियर सारी? बोलो हाँ या ना। व्यवस्थित मामला अभी तक, फंडामेंटल पार्टी तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं? चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन और देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसा दिया गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दुगुना कर दिया जाए और मास ऑफ प्रोटॉन आधा कर दिया जाए, तो ऑक्सीजन 816 के द्रव्यमान संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया। तो द्रव्यमान संख्या में क्या इलेक्ट्रॉन का कोई रोल है क्या? इलेक्ट्रॉन का कोई रोल है क्या? नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत कम होता है, 10⁻31 है, जबकि प्रोटॉन का मास कितना है? 10⁻27 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग बराबर होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग बोल रहा हूं 2000 गुना भारी है। तो 2000 गुना भारी है, इसका मतलब डोमिनेटिंग कौन रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले ना, दुगुना किया, 4 गुना किया, 10 गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
मैंने ऑक्सीजन 816 लिखा, इसमें प्रोटॉन अलग से लिख दिया, न्यूट्रॉन अलग से लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है, प्रोटॉन 8 है, अभी भी 8 है। अब इसका द्रव्यमान कितना होगा अब बोल रहा हूं। पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 कंसीडर करते थे तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान 8 होता था, इस बार द्रव्यमान आधा कर दिया है तो 8 × 1/2 = 4। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसका मतलब 1 ही कंसीडर होगा। टोटल द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, कुल द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई बोलो, अरे बोलो कितनी हो गई, 8 और 4 कितनी 12, पहले थी 16 अब हो गई 12, तो इसका मतलब प्रतिशत कमी जो होगी वो कितने की हुई 4 की। स्टार्टिंग में कितना था 16 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना परसेंटेज आया बोलो 25%। कितना परसेंटेज आएगा 25% द्रव्यमान में प्रतिशत कमी आ जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो इस टाइप के 1000 क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, कभी न्यूट्रॉन में परिवर्तन करेगा, कभी द्रव्यमान में, इसमें प्रोटॉन में, कभी इलेक्ट्रॉन में। ये क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया ना, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। आगे देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा हूं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये लिख दोगे तुम लोग महत्वपूर्ण परिभाषाएं ब्रैकेट में, क्या मैं भी लिख दोगे? तो देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला आइसोटोप समस्थानिक। आइसोटोप समस्थानिक क्या होता है? आइसोटोप समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। बेटा परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसका मतलब प्रोटॉन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं 1H1 1H2 1H3। इसका नाम प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूटेरियम है और इसका नाम ट्रिटियम है। ये रेडियो एक्टिव है, कैसा है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव किसे बोलते हैं, जो स्वयं विकिरण का क्या करे उत्सर्जन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का जो उत्सर्जन करते हैं उसको क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव। अगर ये रेडियो एक्टिव है तो इसके हाफ लाइफ टाइम ध्यान रखिए 12.3 ईयर्स होती है। हाफ लाइफ टाइम का मतलब कि 12.3 ईयर्स के बाद में जो है, अगर इसका 10 ग्राम लिया तो 5 ग्राम बचेगा, 5 लिया तो 2.5 बचेगा, 2.5 लिया तो 1.25 बचेगा। समझ में आ रही है बात, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। करो कैलकुलेट करो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। इसमें प्रोटॉन कितना है सब में 1 1 1, देखो प्रोटॉन सेम रहा ना। न्यूट्रॉन कितना है 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात आ रही समझ में। ओवरऑल बात ये हुई कि प्रोटॉन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन क्या होगा डिफरेंट होगा। परमाणु क्रमांक को अपन क्या बोलते हैं प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या क्या होगी भिन्न होगी, उसे बोलेंगे आइसोटॉप। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है बोलो। सेकंड देखो, सेकंड है आइसोबार। आइसोबार समबारिक, क्या है समबारिक। अब आइसोबार है तो देखो इसका नाम ही है समबारिक, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी सेम रहेगी। बस छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना आएगा कि बताओ समबारिक किसे कहते हैं, 2 एग्जाम्पल लिखो, 1 + 2 = 3 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा तो आएगा नहीं। अपन को तो वहां पे बोलेगा बताओ आइसोबार से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अपन बोलेंगे द्रव्यमान संख्या ए जो रहेगी वो क्या रहेगी सेम रहे, समान हो बस, और पहचानना आना चाहिए। एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040। आपको जब भी चेक करें तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन से स्टार्ट करें, मींस आइसोटॉप की डेफिनेशन से। आइसोटॉप का मतलब ये सेम होना चाहिए, ये सेम है ही नहीं तो आइसोटॉप नहीं है। आगे बढ़ो, ये सेम है क्या, हाँ ये सेम है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है द्रव्यमान संख्या को, तो द्रव्यमान संख्या सेम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया आइसोटॉप। अच्छा एक काम करो ना, थोड़ा सा
प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लो। प्रोटॉन इसमें कितने 18, इसमें कितने 20, न्यूट्रॉन कितने 22 और इसमें 20। अच्छा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम करो तो 40 और 40। इसका मतलब अगर कोई बोले तो ये ध्यान रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, व्यवस्थित है अभी तक मामला। चलो थर्ड डेफिनेशन देखो। थर्ड डेफिनेशन देखिए, थर्ड नंबर की डेफिनेशन है भैया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनी। है ना, सम न्यूट्रॉनी। तो सम न्यूट्रॉनी का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हो, a माइनस जेड से। एग्जाम्पल देखो, मैंने अगर ऐसा लिखा सोडियम 1123 एंड मैग्नीशियम 1224, ये लिख दिया। आपको तो चेक पहले वाले स्टेप से करना है, क्या जेड सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब आइसोटॉप नहीं है। क्या ए सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, आइसोबार नहीं है। अच्छा, न्यूट्रॉन चेक करना है, कैसे चेक करते हैं, ए माइनस जेड से। 23 माइनस 11 कितना 12, 24 माइनस 12 कितना 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनी। बात समझ में आ रही है? चलो आगे, फोर्थ नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इसलिए पहले आपको जो है वो ये सब कुछ कैलकुलेट करने सिखाए थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। नंबर देखो, इसका नाम ही क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना तो आता ही है आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, नाइट्रोजन 7 माइनस 3, ऑक्सीजन 8 माइनस 2, फ्लोरीन 9 माइनस, Na11 प्लस और मैग्नीशियम 12 प्लस 2, ये दे रखे जैसे मान लो। ठीक है, और अब आपसे ये पूछा गया, अब आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, तो अपन ने कहा हाँ, इलेक्ट्रॉन चेक तो करो एक बार। 7 ये प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये लो चार्ज, 8 माइनस माइनस का 2 चार्ज, 9 माइनस माइनस का 1 चार्ज, 11 माइनस प्लस 1, 12 माइनस प्लस का 2। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, सारे इलेक्ट्रॉन बराबर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। ये जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है 2016-17 के आसपास। ठीक है, इसी टाइप से अगर मेरे को ये बोले S माइनस 2 Cl माइनस आर्गन K प्लस एंड Ca प्लस 2, तो ये भी कैसी सीरीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी। समझ में आई बात या नहीं आई? आगे ये समझ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की। अगली बात सुनो, पांचवी डेफिनेशन, इसको इंग्लिश वर्ड ही ध्यान रखना, हिंदी में भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा, आइसो डायाफर। आइसो डायाफर, आइसो डायाफर। ठीक है, आइसो डायाफर्स होते क्या है, आइसो डाइफर्स या डायाफर, क्या होता है आइसो डायाफर? आइसो डायाफर का मतलब होता है न्यूट्रॉन एवं
प्रोटॉन का अंतर जो रहे, डिफरेंस जो रहे, वो क्या रहे, समान हो बट नॉट इक्वल टू 0। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अंतर सेम हो लेकिन वो अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोडायफर बोलेंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या नहीं होना चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो लेकिन नॉट इक्वल टू 0, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोडायफर बोलेंगे। अगर आइसोडायफर्स बोलेंगे तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे देखो सोडियम 1123 एंड एल्यूमिनियम 1327, ये लिखे मैंने, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, प्रोटॉन कैलकुलेट करो, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। सोडियम में प्रोटॉन कितने 11, उधर कितने 13, न्यूट्रॉन बोलो 12 और इधर कितने 14। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस 1 1 बराबर आया ना। कभी कभार ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही पूछे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होगा, कभी ऐसा पूछ ले कि आइसोडायफर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, a माइनस जेड, जेड माइनस ए, 2a माइनस जेड, इस टाइप से। तो देखो अपन ने बोला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं, a माइनस जेड से, प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, जेड से। तो ये a माइनस क्या हो गया 2z, ये क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए आइसोडायफर। a माइनस 2z क्या रहेगा, सेम रहेगा आइसोडायफर से। बात क्लियर, यहां तक हो गई सारी डेफिनेशन। चलो अब आगे बढ़ो, 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक करवा दिए थे, अब थोड़े से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, 3rd नंबर प्रॉब्लम, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर 137 है, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 44.6% अधिक है, तो तत्व का प्रतीक लिखिए। ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब सुनना बात को, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक मेथड से बता रहा हूं, ठीक है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो पहले तो देखो प्रतिशत का लॉजिक आना चाहिए, परसेंटेज का लॉजिक आना चाहिए। मैं बोलता हूं कोई संख्या जो है वो 80 से 50% अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई संख्या 80 से 50% अधिक है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो संख्या जो होगी 80 से 50% अधिक है, तो 80 प्लस 80 का 50% कैलकुलेट कर लो। कम कहता तो यहां पे माइनस आ जाता। ये बात समझ में आ रही है ना, ये समझ में आना जरूरी है, अगर ये समझ में आएगा तो ही क्वेश्चन आगे कर पाओगे। प्रतिशत का आइडिया होना चाहिए 9th 10th में, बेसिकली जो आप पढ़ते हो 8th 9th 10th का, है ना। मैथ्स का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। मैंने क्या कहा, इसको सोल्व करते हैं। द्रव्यमान संख्या का मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 137, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। न्यूट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन से कितने अधिक है, 44.6, इसका मतलब प्रोटॉन को मैं P लिख रहा हूं इस बार, तो ये तो हो गया 80 प्लस P का कितना परसेंटेज, 44.6% अधिक है, तो ये लो क्या बन गया, P प्लस 0.446P, इसका मतलब 1.446P बनेगा। इस वाली इक्वेशन को ले जाके यहां पुट कर दो, यहां पुट किया तो न्यूट्रॉन 1.446P प्लस P इज इक्वल टू 137, 2.446P इज इक्वल टू 137, तो P इज इक्वल टू 137 अपॉन 2.446, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 56। सर आपने प्रोटॉन ही क्यों कैलकुलेट किया, अगर किसी तत्व का प्रतीक लिखना है तो उसका Z मालूम होना चाहिए, उसका A मालूम होना चाहिए,
ए तो मेरे को मालूम है, जेड कैलकुलेट करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। इसलिए मेरा फोकस कहां पे था? प्रोटॉन पे। तो सिंबल क्या हो जाएगा इसका? ये हो गया x 56 137। बात आई समझ में? ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे को अगर ऐसा दे दिया जाए कि किसी द्विधनावेशित आयन की द्रव्यमान संख्या 56 है, न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 25% अधिक है, तो आयन का प्रतीक लिखो। इस बार ऑप्शन और दे रहा हूं, इसका मतलब कुछ न कुछ लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, ऐसा दे दिया x 22 56 + 2, सेकेंड x 30 56 + 2, x 24 56 + 2, x 26 56 + 2, ऐसा दिया मैंने। ठीक है, अगर मैंने ऐसा दिया है तो देखो कैसे करना है। पहले तो एक बार मेथड से बता देता हूं। अपन को बोला किसी द्विधनावेशित आयन की द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 56, पहला काम। ठीक है, अब एक बात बोलो, इलेक्ट्रॉन लेके आना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रोटॉन माइनस चार्ज, मतलब P-2 होगी। अब अगला स्टेटमेंट चलो, न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से 25% अधिक है, तो 25/100, 1/4 लिख दूं। इलेक्ट्रॉन की जगह वैल्यू पुट कर दूं, P-2 प्लस P-2 मल्टीप्लाई बाई 1/4, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? P-2 प्लस P/4 माइनस 1/2, यही हो गया। ये कितना हो गया देख लो, 5P/4 माइनस 5/2। ये वाली वैल्यू यहां ले जाके पुट कर दो, ये वैल्यू यहां पुट करोगे इलेक्ट्रॉन की जगह, तो 5P/4 माइनस 5/2 प्लस P इज इक्वल टू 56, 9P/4 इज इक्वल टू 56 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 58.5, ढाई जुड़े उधर, 5/2 का मतलब ढाई। ठीक है, तो 9P इज इक्वल टू 234, तो P इज इक्वल टू 26। प्रोटॉन 26 आ गया, इसका मतलब सिंबल D बनने वाला है। Z कितना होगा? 26। कितना लेंथी मेथड चला है, चला ना लेंथी मेथड। नहीं करना है ऐसे, नहीं करना है। मैं यहां पे भी बता सकता था आपको मेथड, तो ऑप्शन नहीं दिए थे, बस ये डिफरेंस था। अब बता रहा हूं यहां पर 56 56 56 56 सब में से हमें छोड़ो। अब मेरे को बोले इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर ये नोट हो गया हो तो मैं देखो थोड़ा सा एक हटा देता हूं इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब मैं तो कैलकुलेट करके बता रहा हूं, 20 होंगे, इसमें 28 होंगे, इसमें 22 होंगे और इसमें 24 होंगे। यही तो बात होगी, बोलो हाँ या ना? हाँ, वैसे में दिमाग में रहना चाहिए 22 माइनस 2 20 आएगा। अब सोचो, प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से 25% अधिक होगा। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का आपको 1/4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन में जोड़ोगे तो वो न्यूट्रॉन के बराबर आएगा ना? नहीं ऐसा होगा, पहले इलेक्ट्रॉन का 1/4 कैलकुलेट करो, 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4, वो कैलकुलेट करो, उस नंबर को इलेक्ट्रॉन के नंबर में जोड़ो तो वो न्यूट्रॉन के बराबर आ जाएगा। क्यों? यही तो बोला, न्यूट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का 25%। तो मैं इलेक्ट्रॉन का 25% कैलकुलेट कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन में जोड़ूंगा तो न्यूट्रॉन के बराबर आना चाहिए। 1/4 का मतलब ये होता है आना इंटीजर जरूरी है। अगर 22 लूंगा तो 22 का 1/4 5.5 आएगा, नहीं बैठेगा। पहली बात ये 20 है, तो 20 का 1/4 कितना हुआ? 20 का 1/4 5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आने चाहिए? 25। आने 25 चाहिए, आने 25 चाहिए, लेकिन यहां से चेक करो कितना आ रहा है 34, तो नहीं बैठेगा।
इधर 28 है तो 28 का 1/4 कितना हो गया 7, तो 28 + 7 कितने हो गए 35 आने चाहिए। आ कितने रहे 26, नहीं बैठेगा, ये मैंने काटा मार ही दिया, ये राइट है। कैसे 24 का 1/4 हुआ 6, तो हो गया इलेक्ट्रॉन 30, और ये 56 में से 26 गया तो भी कितना आ गए 30। आया समझ में या नहीं आया? व्यवस्थित है मामला, बोलो ठीक है, कर लोगे इस टाइप से। अब मैंने दी धनावेशित बोला है तो ऋणावेशित आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। चले आगे, चलो अगला टॉपिक देखिए अब। अगला टॉपिक देखिए, अगले टॉपिक में अगर अपन बात करें तो अपने पास है एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। सिर्फ पहचानना आना चाहिए, मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, मैं ओनली फॉर डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे। परमाणु का मतलब ये होता है सिंगल स्पीसीज, जो अकेला हो और किसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल में होता है। ये 2 पॉइंट। अरे सिंगल स्पीसीज एकल स्पीसीज बोल दो, और जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में रहता है उसे अपन क्या बोलेंगे परमाणु। अच्छा तो फिर अणु किसको बोलोगे? अणु बोलेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स, परमाणुओं के समूह को बोलेंगे। ठीक है, जब भी परमाणुओं का समूह आ जाएगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल बोल देंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना गैस सदैव अणु के रूप में रहती है, गैसें हमेशा कौन से फॉर्मेट में रहती है अणु, न कि परमाणु। हाँ कोई अपना दिमाग लगा रहा है तो मैं बता देता हूं, इनर्ट गैस के बारे में भी सोचना मत, ये वाला जो डेफिनेशन लिखाई है इनर्ट गैस के बारे में सोचना भी मत, आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो इनर्ट गैस के बारे में नहीं सोचोगे, तो इनर्ट गैस के बारे में सोचना नहीं है तो इनर्ट गैस का मैं एग्जांपल दूंगा नहीं आपको, उसके अलावा कोई भी दे रखा है तो आपको पहचानना है। एच लिखा, अकेला है, पीरियोडिक टेबल में होता है, इसका मतलब परमाणु है, मतलब एटम है। अरे इतना तो इंग्लिश समझ आओगे ना। अगर मैंने लिखा O2, देखो O2 2 3 4 ऐसे नंबर जब भी लिखे हुए है इसका मतलब ग्रुप्स ऑफ एटम हो गया, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल हो गया। CO2 ये 2 नंबर आ गए तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम मॉलिक्यूल। Fe आया, अब किसी ने कहा ये 2 मॉलिक्यूल हो सकता है, अरे नहीं है 2 मॉलिक्यूल। अगर किसी भी अगर एटम का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, ये कैपिटल लेटर से हो गया, ये स्मॉल लेटर, इसका मतलब एक ही एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लो एटम हो गया। तो नॉर्मली पहचान लोगे एटम और मॉलिक्यूल्स को, क्या नहीं पहचान पाओगे? पहचान लोगे। चलो ये एटम और मॉलिक्यूल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब अपन आगे बात करें, एटम मॉलिक्यूल्स अगर आइडेंटिफाई हो गया तो अब अपन बात करते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की। परमाणुवीय द्रव्यमान, ठीक है, परमाणुवीय द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोलेंगे अपन परमाणुवीय द्रव्यमान। परमाणु के द्रव्यमान को मास ऑफ एटम, परमाणु के द्रव्यमान को परमाणुवीय द्रव्यमान बोलते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आगे आएगी, ये तो मैंने सिंपल सा बोल दिया। परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोलेंगे परमाणुवीय द्रव्यमान। कुछ एटम लिख रहा हूं, उनके एटॉमिक मास भी लिख रहा हूं, याद रखने हैं क्या? हाँ रखने। क्यों याद रखने? आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे
तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो या तो एक टेबल हर बार आप अपने सामने लेके बैठो, एक पेपर पे लिख के, और उससे देखते जाओ। सर एग्जाम में देगा या नहीं देगा वो बताओ आपको। एग्जाम में 100% देगा आपको। एग्जाम में 100% आपको क्या देगा, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास दे या नहीं दे, एटॉमिक मास 100% गिवन होता है। तो बस देख लेना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, फर्स्ट पेज पे दे रखे होते हैं, अपनी केमिस्ट्री बीच में कहीं आई हुई होती है, तो फर्स्ट पेज पे जाके वापस उसको देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, कंसंट्रेशन अगर इधर उधर हो जाए तो सारे एटॉमिक मास वैसे भी याद नहीं रखा है ना अपन को, तो इसलिए अभी कुछ एटॉमिक मास लिखा रहा हूं, उनको याद रख ले। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है, बोरोन का एटॉमिक मास 11 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है, फॉस्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम का 40। कैल्शियम का 40 है, ठीक है। आयरन Fe का 56 है, कॉपर का 63.5 है, ब्रोमीन का 80 है, ठीक है। सिल्वर का 108 है, आयोडीन का 127 है, बेरियम का 137 है, मरकरी का 200 है और लेड का 207 है। बस ये याद रखना है, याद रह जाए तो अच्छी बात है। मैंने तो बोल दिया एग्जाम में तो आपको दे रखा होगा, ठीक है। या तो फिर आप इन्हें एक टेबल पे, एक पेज पे लिख ले और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे यूज करते जाओ, ठीक है बात। ये हो गए एटॉमिक मास। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। अब किन की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास बोलो, इसका मतलब क्या, आणविक द्रव्यमान। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है अभी तक, ये बात ध्यान रखे। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन होती तो मास की कुछ न कुछ क्या होनी चाहिए थी, यूनिट होनी चाहिए थी। ये यूनिट है ही नहीं, देखो, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। इंपॉर्टेंट बात है, एडिशन होना चाहिए, सम होना चाहिए। जैसे H2 इज ए मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना तो इसके अंदर 2 इंटू हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1, तो ये हो गया 2। जैसे मेरे को बोला O2 है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 हो गया। CO2 बोला, तो CO2 बोला तो कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16 44, है ना। NH2CO, NH2 बोला ये यूरिया है, इसका IUPAC नेम देख लेना, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका IUPAC नेम जो है ना वो होगा अमीनो मिथेनेमाइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेना 60। कैसे, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है ये, इसका कैलकुलेट कर लेना 180 आएगा। C12H22O11 सुक्रोज है या शुगर है, 342 आएगा। एक इसका देखना K4FeCN6 का, पोटेशियम का कितना हुआ, 4 पोटेशियम है तो 39 प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो मैथ्स नहीं लगानी है, सम करना है। Fe का कितना हो गया 56 प्लस 6 साइनाइड है तो 6 इंटू साइनाइड का कितना हो जाएगा 12 प्लस 14, इन सबको जोड़ देना 268 आ जाएगा। समझ में आई गई बात, बोलो हाँ या ना। ओके, तो ये हो गया एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलो
अब अपन आगे बात करें कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मास नंबर जो होता है बेसिकली, या एटॉमिक मास जो होता है, वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सम करना था। यही तो बात थी। न्यूट्रॉन इंटीजर, प्रोटॉन इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर का आंसर इंटीजर ही आना चाहिए था। 17 प्लस 18 की वैल्यू 35 ही तो आनी चाहिए, या 17 प्लस 19 की वैल्यू 36 ही तो आनी चाहिए। जैसे ही क्लोरीन का 35.5 आया, दिमाग घुमा, 35.5 कैसे आ गया। कॉपर का 63.5 आया, दिमाग घुमा, ये 63.5 कैसे आ रहा है। तो उस समय देखो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए डिफाइन किया गया एवरेज एटॉमिक मास। क्या डिफाइन किया गया? एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है बात। इसके बारे में बात करते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। फर्स्ट नंबर, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो किसके लिए डिफाइन होता है, किसके लिए परिभाषित होगा? तो फर्स्ट ये परिभाषित होता है किसके लिए? समस्थानिक के लिए। किसके लिए? समस्थानिक के लिए। आइसोटोप या समस्थानिक के लिए परिभाषित होता है। तो समस्थानिक होगा तो ही परिभाषित होगा। इसका मतलब क्लोरीन के आइसोटोप होते होंगे, कॉपर के आइसोटोप होते हैं। सर हाइड्रोजन का भी तो आइसोटोप होता है, बिल्कुल होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 थोड़ी ना होता है, 1.008 होता है। तो वो पीछे 0.008 को अपन ने हटा दिया है, इसलिए क्यों बहुत छोटा है। 35.5 को 35 बोलना गलत है ना, या 36 बोलना गलत है। 1.008 को क्या 2 बोल दोगे क्या? नहीं, इसलिए उसे क्या कंसिडर किया गया? 1 कंसिडर किया। आइसोटोप तो उसके भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं 12, 13, 14, तो भी उसका एटॉमिक मास 12 ही लिखा है ना अपन ने। तो समझो कैसे डिफाइन करोगे। मैं कुछ पहले आपको बता देता हूं कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। जो एवरेज का कंसेप्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम में लेना है, ठीक है। अपन को तो एवरेज का कंसेप्ट समझना है पहले कि क्या होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है, एक मान लो ये 2 पेन है, तो इस पेन का, एक पेन का जो मूल्य होगा उसी को, एक पेन की प्राइस होगी प्राइस ऑफ यूनिट पीस, प्राइस ऑफ यूनिट, उसी को क्या बोलेंगे अपन? एवरेज बोलेंगे। जैसे समझो बात को, समझते जाना बात को, मैं साइड में बता रहा हूं। ये एक 20 रुपए का पेन है ब्लैक वाला, और ये रेड वाला 10 रुपए का पेन है, मान लो। यही बात हुई, ब्लैक और रेड, है ना। मैंने कहा इसकी क्वांटिटी 1 लेके आया, इसकी भी क्वांटिटी 1 लेके आया। मेरे को पूछा गया एवरेज बताओ कितना आएगा। एवरेज का मतलब एक पेन की प्राइस। मैंने क्या किया, ये 2 पेन खरीद के लेके आया, तो एक 20 का आया, एक 10 का आया, 30 रुपए लगे। और मैंने बोला देखो, मैंने तुम्हें बोला कि देखो 30 रुपए में मैं 2 पेन लेके आया। तो आपने क्या कहा, अच्छा 30 में 2 लेके आए हो, इसका मतलब तो ये हो गया 15 रुपए में 1 आया। आपने तो ये बोला। अब आपको थोड़ी मालूम है ये 20 का है, ये 10 का है, या ये 10 का है, ये 20 का है, आइडिया ही नहीं आपको। आपने तो ये बोला 15 रुपए का 1 पेन आया, तो बात तो सही है। 2 पेन 30 रुपए में लाए हो, तो इसका मतलब 1 पेन की प्राइस 15 रुपए ही होगी फिर तो। बात तो सही बोली आपने, ठीक है। तो एवरेज जो है वो 1 पेन की प्राइस है। तो कैसे कैलकुलेट किया मैंने कैलकुलेट किया 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। ये लो एवरेज प्राइस आ गई 15 रुपए, ठीक है बात। मैंने कहा ये काम करो, क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी 10-10 करो। जैसे ही मैंने बोला क्वांटिटी 10-10 है, आप फटाफट पेन लिखे लगे, बताओ अरे फटाफट करो, 15 इंटू 10 20, 10 इंटू 10 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, ऐसे डिवाइड कर सॉल्व करना। सुनना बात, लॉजिकल बात सुने। अभी भी आपका आंसर चाहे 10-10 रख लो, अभी भी आंसर 15 रुपये आया है। अभी भी आंसर कितना आया? 15 रुपये आया। किसी का अगर 150 आ रहा है तो बताओ, और किसी के अगर 1.5 आ रहा है तो भी बताओ। सुनना बात को, अगर 150 किसी ने बोल दिया एवरेज गलती से 150 आ रहा है, तो इसका मतलब समझना, पेन तो था 20 का 10 का, और तुम देके आ गए 150 रुपए, 150 देके आ गया ना। इसका मतलब पागल कौन बना, तुम या दुकानदार? तुम ही तो बने। एक तो पागल बन के आए, तो ऊपर से मम्मी और डांटेगी क्या, चाटा ही पड़ेगा सीधा, है ना। और सेकंड नंबर बात सुनना, अगर किसी ने प्राइस बोल दी 1.5 रुपीज, एवरेज 1.5, एक बात सोचो, 15, एक 10 रुपए का पेन है, एक 20 रुपए का पेन है, तो वो हद से या तो आपको 10 में देगा या 20 में देगा। 1.5 रुपए में अगर उसने दे दिया दुकानदार ने,
तो इसका मतलब वो दुकान ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, बर्बाद हो जाएगा ना बेचारा। तो सुने बात को, जब तक क्वांटिटी सेम रहेगी, एवरेज हमेशा मिड पॉइंट आएगा। 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या? 15। बोलो 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या? 15। अब चाहे 10 लो, 25 लो, 50 लो, दोनों 50-50 लिया तो भी 15 ही आएगा। समझ में आई बात? मैंने क्या किया, ये 10 रुपए वाला पेन था, ये 20 रुपए वाला पेन था, इसकी क्वांटिटी 2 कर दी, इसकी क्वांटिटी 1 कर दी, तो आपने कहा एवरेज कितना होगा, तो 10 × 2 + 20 × 1 डिवाइड बाई 3, 40 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 13.3। कैलकुलेट कर लिया सब, ठीक है। सुने बात को, पहला कंसेप्ट था एवरेज का कि एवरेज जो है वो मिनिमम वैल्यू से मिनिमम नहीं आएगा, मतलब 10 से कम नहीं आएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं आएगा। मिनिमम वैल्यू से मिनिमम नहीं आएगा और मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम नहीं आएगा। इसका मतलब 10 से कम नहीं आ सकता, 20 से ज्यादा नहीं जाएगा। पहला बात ये। सेकंड नंबर बात, अगर क्वांटिटी सेम रखोगे तो एवरेज हमेशा मिड पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट। थर्ड नंबर बात क्या सुनना है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, इस बार क्वांटिटी इससे ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी एवरेज उसकी तरफ शिफ्ट होगा। अगर क्वांटिटी बराबर होती तो एवरेज 15 आता, लेकिन एवरेज कितना आया 13 पॉइंट समथिंग आया। तो एक बात बताओ, 13 जो है वो 10 के नजदीक है या 20 के नजदीक है? 10 के नजदीक है। तो एवरेज शिफ्ट हुआ 15 से किसकी तरफ? 10 की तरफ, जिसका क्या था, नंबर ज्यादा था, क्वांटिटी ज्यादा थी, जिसका परसेंटेज क्या था, ज्यादा था। यही मैं अगर 20 रुपए वाले 2 पेन कर दूं और 10 रुपए वाला 1 पेन कर दूं, तो एवरेज उधर शिफ्ट हो जाएगा, किसकी साइड में? 20 रुपए वाले की साइड में, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा, एवरेज उसकी तरफ से। अब मेरे को अगर यही क्वेश्चन मिलता, 10 रुपए के 2 पेन है, 20 रुपए का 1 पेन है, बताओ एवरेज प्राइस कितनी होगी? एक 15 दे रखा होता, एक 17 दे रखा होता, एक 19 दे रखा होता, और एक 13 पॉइंट समथिंग दे रखा होता। तो सॉल्व करने का जरूरत है, मेरे को तो आइडिया ना कि परसेंटेज ज्यादा 10 वाले का है, तो एवरेज मिड पॉइंट से किधर शिफ्ट हो जाएगा? 10 की तरफ। तो आंसर 10 और 15 के बीच में आएगा। यही तो बात हुई। तो एवरेज वर्ड तो आ गया मैथ्स का, एटॉमिक मास वर्ड आ गया केमिस्ट्री का। तो एवरेज कैलकुलेट करना, बस आपको बेसिकली ये ध्यान रहे, आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज ही कैलकुलेट करना है। देखो, अगर जैसे सपोज करो मैंने कोई आइसोटॉप लिए, 2 आइसोटॉप लिए, कोई एक एलिमेंट है ए, कोई एलिमेंट है, तत्व है ए, या कोई तत्व ले लो आप, एम ले लो, ठीक है। इसके आइसोटॉप हो गए M1 और M2, ये इसके आइसोटॉप हो गए। ये तत्व ले लो M, और ये इसके 2 क्या हो गए? आइसोटॉप बोलो मतलब समझता नहीं। इसका एटॉमिक मास A1 है, इसका एटॉमिक मास A2 है। प्रतिशत, प्रकृति में कितने प्रतिशत मिलता है? तो मैंने बोला ये X1 है, ये X2 है, ठीक है। आपको बोला एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप बोलोगे A1 X1, ये तो क्या था 10 रुपए, ये 20 रुपए, ये क्वांटिटी 1 और 2, A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइड बाई X1 प्लस X2, बस ये काम हो गया आपका। 3 होंगे तो A3 X3 डिवाइड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3। जैसे क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन करवा दिए थे? 4। ये लो 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, Cl35 और Cl37। ये प्रकृति में 75% मिलता है, ये 25% मिलता है। बताओ एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा? मेरे को यहां से ये तो मालूम तो चल गया कि अगर 50-50 होता तो 36 होता है, इसका परसेंटेज ज्यादा, इसका मतलब 35 और 36 के बीच में आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा होगा तो सीधा काम चल जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा, एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 35 × 75 प्लस 37 × 25 डिवाइड बाई 75 प्लस 25 हो गए 100। तो कितना हो जाएगा? इसको सोल्व कर लो, 35.5 आ जाएगा, ठीक है बात। इसका रिवर्ट क्वेश्चन भी तो बन सकता है, एवरेज दे दे और किसी का परसेंटेज पूछ ले। जैसे मेरे को ऐसा बोल दिया, बोरोन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है B10 और एक होता है B11। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है
बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास 10.8, तो B10 का प्रतिशत बताओ, ऐसा बोल दिया तो कोई बात नहीं, एवरेज दे रखा ना 10.8, ये लो 10.8, मैंने मान लिया ये x प्रतिशत है, तो इसका मतलब ये 100 माइनस एक्स होगा, फिर यही तो बात होगी, एक को x मानोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, तो 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई प्रतिशत का सम करने पर 100 आएगा। ये लो इसको सोल्व कर लो, x बराबर कितना आएगा 20%, x बराबर कितना आएगा 20%। समझ में आ रही है? इसी टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, आपको बोल दे वायु में 80% नाइट्रोजन है, वो 20% ऑक्सीजन गैस है, तो वायु का एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताओ फिर, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई बात नहीं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना तो कर लो। 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, अगर किसी ने ऐसा लगाया कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ये आएगा 80 इंटू 14 प्लस 20 इंटू 16 अपॉन 100, तो गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब N2 और O2 है, ये नहीं लेना है। आंसर क्या आएगा, एवरेज इज इक्वल टू 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 डिवाइड बाई 100, इसको सोल्व कर लो 28.8 आ जाएगा, 28.8 आ जाएगा। बात समझ में आई? एवरेज एटॉमिक मास की बात के लिए सारी, आगे देखो। आगे देखो, बात समझो। चले नेक्स्ट टॉपिक देखें, तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे समझे बात को, मैंने एक यौगिक लिया AB, यौगिक लिया AB, ये अणु है, तो इसका पूरे का द्रव्यमान कितना होगा, A का द्रव्यमान प्लस B का द्रव्यमान। चलो मेरे को पूछा A का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, तो मैं सिंपल सा यही तो बोलूंगा, A का द्रव्यमान बट्टा AB का द्रव्यमान या कुल द्रव्यमान इंटू 100। A का द्रव्यमान, A की तो परमाणु है, तो इसका मतलब ऐसा लिख दूं, A का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, AB का द्रव्यमान, AB का अणु भार इंटू 100, ऐसे ही तो लिखूंगा। हाँ ऐसा बोल दिया, A टू B है। अब पूछा कि A का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, A का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, तो मैंने एक सिंपल सा बात बोला कि A का द्रव्यमान बट्टा A टू B का द्रव्यमान अपॉन 100, तो A का द्रव्यमान क्या होगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ A का परमाणु द्रव्यमान डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A टू B का आणविक द्रव्यमान इंटू क्या 100, यही तो आएगा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया? तो A का प्रतिशत द्रव्यमान जो होगा वो 2 इंटू A का परमाणु द्रव्यमान बटा A टू B का क्या आणविक द्रव्यमान इंटू क्या करोगे 100 करोगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे को बोले CO2 में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। CO2 में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ C,
कार्बन का एक ही एटम है 1 इंटू 12 अपॉन मोलिकुलर वेट 44 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 11 11 दूना 22 पीछे बच गया 8 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये आ जाएगा। ठीक है सॉल्व करना है जल्दी से आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन फंसा कैसे सकता है आपको। अब आपको द्रव्यमान प्रतिशत तो कैलकुलेट करना आता है। अब मेरे को ऐसा बोल दिया कि यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन तब तक फंस गए इस क्वेश्चन का टास्क ये यूरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब फॉर्मूला ही मालूम नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फॉर्मूला अब दिमाग में होना चाहिए था मैंने आपको लिखवा दिया था। क्या है इसका फॉर्मूला NH2CO NH2 तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कितने एटम है 2 तो 2 परमाणु इंटू नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 मोलिकुलर वेट 60 इंटू 100 46.67%। बोलो हाँ या ना आ गया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अगर तुम लोगों को ऐसा बोला कि A2CO3 में A का द्रव्यमान प्रतिशत 25 है तो A का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। ये पूछ लिया A2CO3 में A का द्रव्यमान 25% है तो A का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। C कार्बन है O ऑक्सीजन है कोई नहीं अपना सीधा फॉर्मूला लगाओ। तो A का परमाणु द्रव्यमान 25% है इज इक्वल टू A के परमाणु कितने 2 इंटू इसका परमाणु द्रव्यमान मैंने मान लिया x 2 इंटू एक्स इसका अणुभार बताओ 2x प्लस कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48 60 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 8x तो 6x इज इक्वल टू 60 तो x बराबर कितना 10। बोलो समझ में आया या नहीं है आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ऐसा बोला गया Na2SO4.XH2O को गर्म करने पर निर्जलीकरण या निर्जलीकृत कर दो निर्जलीकृत यौगिका द्रव्यमान निर्जलीकृत यौगिका द्रव्यमान जो है वो 46.5% कम हो जाता है तो x का मान बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं 2 5 5 7 और 10 ऐसे ऑप्शन दिया आपको। ठीक है 2 5 7 और 10 ऐसे ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। ठीक है मेरे को एक बात बताओ Na2SO4 को अगर हीट किया .XH2 है तो इसको बोलते हैं जल योजित जल साथ में जुड़ा हुआ। इसको अगर गर्म करते हो तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस XH2। ये जो बना है वो कैसा बना निर्जल बना है बिना जल के उसको बोलते हैं निर्जल। अब ये बोला कि द्रव्यमान इतने प्रतिशत कम हो गया जब मैंने इसको गर्म किया तो ये H2O किसके फॉर्मेट में बाहर निकल गया वाष्प बन के क्या हो गया ऊपर उड़ गया। तो ये 46.5% द्रव्यमान किसका कम हुआ ये कौन था जल था। कौन था जल था। तो इसका मतलब जल का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 46.5 तो ठीक है बस काम हो गया ना। जल का द्रव्यमान प्रतिशत है 46.5 इज इक्वल टू कैसे करोगे जल के अणु कितने हैं x इंटू जल का आणविक द्रव्यमान कितना है 18 अपॉन टोटल वेट 18x प्लस Na2SO4 का 142 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो x की वैल्यू आ जाएगी। इसे सॉल्व कर लो x की वैल्यू आ जाएगी। क्या सर इसको सॉल्व करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। 46.5 को पहले 18 से गुणा करो डिफिकल्ट टास्क है।
46.5 को 142 से गुणा करो, डिफिकल्ट टास्क है। नीट में तो 1 मिनट में एक सवाल करना होगा, फिर कैसे करेंगे इसको? तो मैंने कहा बात तो सही है। ऑप्शन दिए तो इसका मतलब कुछ न कुछ लॉजिक भी होगा इसका। ऑप्शन दिए तो कुछ न कुछ लॉजिक भी होगा इसका। तो समझे अब बात, अब समझना बात को ढंग से। मैंने कहा देखो अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं, समझना ढंग। मैंने कहा एक बात बताओ ना मेरे को, Na2SO4 और H2O दो अलग अलग चीज हो गए। अगर ये 46.5 है तो फिर ये कितना होगा? 53.5%। मैंने कहा एक काम करो, दो थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है, इसको 50% मान लो लगभग, तो ये भी कितना होगा? 50%। बोलो हाँ या ना, होगा 50% दोनों। अगर दोनों 50% है तो इसका मतलब इसका मास कितना हुआ? 142। तो इसका भी कितना होगा? 142। अरे जब दोनों का परसेंटेज बराबर है तो नंबर मास भी तो बराबर होगा, तो इसका भी 142 होगा। पर सर एक बात बताओ ना, ये 50% है थोड़ी ना? मैंने कहा नहीं। तो ये 50% से कम है ना? मैं कहा बिल्कुल कम है। तो ये 142 थोड़ी ना होगा? नहीं होगा। 142 से क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? आइडिया लगा लो। आप एक बात मानो, इसको 50 से करना है 46, 50 से करना है 46। मैंने 50% बराबर 142 माना है, 50% बराबर 142 माना। इसका मतलब 10% लगभग 28 के बराबर आएगा। कैलकुलेट कर लो, 140 डिवाइड बाई 50, 28 आ जाएगा। 10% कितना आ जाएगा? 28। तो 5% कितना होगा? 14, 14 आएगा। तो 14 इसमें से कम कर दो। मैंने तो एग्जैक्ट वैल्यू तक बता दी, माइनस का 14 कर देना, इसका मतलब 128 के आसपास आएगा। जल का द्रव्यमान 128 होना चाहिए, जल का द्रव्यमान 128 होना चाहिए। आओ, जल के अणु 2 होंगे तो 18 का डबल 36, नहीं बैठेगा साहब। 18 इंटू 5 90, नहीं बैठेगा साहब। 18 इंटू 7 126, मैं बोल रहा हूं 128 के आसपास बैठ गया। और ये 10 180, नहीं आया समझ में या नहीं आया? कि ऊपर से गया? आया समझ में? मेथड ये रहा। नहीं समझ में आता तो मेथड है, सॉल्व करते रहना तुम तुम्हारे हिसाब से। मैंने तो देखो लॉजिकल बात ये बताई। मैंने कहा ये 46.5 है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के 50 बोल दो, इसको 50 बोलो। इसका वेट मेरे को मालूम था 142 है, तो दोनों 50-50% है, तो ये भी 142 होगा 142। जब ये 142 होगा तो मैं बोल रहा हूँ 142 से थोड़ा कम रखना है। कितना कम रखना है? मैंने कहा 5% कम कर दो तो 128 के आसपास आ जाएगा। 128 इसके अकॉर्डिंग मैच कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, MgSO4.XH2O को गर्म करने पर निर्जलीकृत यौगिक का द्रव्यमान 77% रह जाता है। जो उस बार तो बोला था इतना प्रतिशत कम हो जाता है, इस बार रह जाता है। दोनों में फर्क है। एक्स का मान बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन से ही करेंगे इस बार तो। ठीक है सब, ये लो ऑप्शन हो गए। मैंने कहा द्रव्यमान का प्रतिशत MgSO4.XH2O था। अगर मैंने इसको हीट किया तो MgSO4 प्लस XH2O बन गया। द्रव्यमान 77% रह जाता है, इसका मतलब 77 तो ये होगा, तो 23 वाटर होगा। मैं एक काम करो ना, 77 तो समझ में थोड़ा कम आता है, 75 मान लो और ये 25 मान लो। क्या सर समझ में कैसे कम आते हैं आपको? समझ में इसलिए कम आते हैं कि 77 और 23 में रिलेशन लाना डिफिकल्ट टास्क है। तो इसको थोड़ा कम कर दो 75 और उधर थोड़ा बढ़ा दो 25 और 75 में तो रिलेशन है। क्या सर जरूरी थोड़ी ना आप अपने मन मर्जी से करोगे? 77 को बढ़ा के 80 बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लेना आप 80 मान के करना तो भी आंसर सेम ही आएगा, है ना। अब सुनो, इस MgSO4 का वेट कितना है? 120 कर लो, 24 और छिन्नू 120। तो ये 75 से ये कितना है? 25, 1/3 हुआ ना। तो मास भी 1/3 कर दो, कितना होगा? 40। H2O का मास कितना आएगा? 40। अब मैंने कहा ये 25% थोड़ी था, तो ये 40 भी नहीं होगा, 40 से थोड़ा ही तो कम होगा। हाँ थोड़ा कम होगा। एक का मतलब 18, 40 से थोड़ा कम रखना। 18 तो बहुत कम है, नहीं होगा। 40 से कम 36, हाँ बैठ जाएगा। ये तो ज्यादा है 56 और ये नहीं बैठेगा। आगे आंसर सेकंड बोलो। इस टाइप से ही क्वेश्चन करने, चले आगे।
चलो एक दो क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। बोला कि इंसुलिन में 0.16% सल्फर है, तो इसका न्यूनतम अणुभार बताओ। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, न्यूनतम अणुभार ज्ञात करो, ऐसा दे दिया। अब क्वेश्चन तो परसेंटेज से ही आया है। क्वेश्चन किससे आया? परसेंटेज से। फिजिकल अगर तैयार करनी है ना, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ये द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाओ। फिर तो मैंने फॉर्मूला लगाया, मास परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, हाँ ठीक है, इनटू एटॉमिक मास, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ठीक है बात। मेरे को ये बोला, देखो मास परसेंटेज दे दिया वो फिक्स है, एटॉमिक मास फिक्स है, 100 फिक्स है। अगर नंबर ऑफ एटम कम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? कम, तो मॉलिक्यूलर वेट तो इधर जाने वाला, मास परसेंटेज इधर आने वाला। नंबर ऑफ एटम कम होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा? कम। अगर फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, अगर तुम्हें न्यूनतम अणुभार चाहिए तो नंबर ऑफ एटम कितना होना चाहिए? कम से कम, मैंने कहा एक से कम एटम, एक से कम परमाणु तो पॉसिबल ही नहीं है। एक से कम परमाणु तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी मिनिमम एटॉमिक वेट का क्वेश्चन आए तो उस समय परमाणु कितना रखोगे? एक रख देना। मास परसेंटेज कितना बोला? 0.16, ये लो। नंबर ऑफ एटम एक रख दो, एटॉमिक मास सल्फर का 32 रख दो, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है इनटू 100, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 0.16 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 2 के पीछे 4 जीरो, 20,000 आ गया। ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आया? तो एक लॉजिकल बात ये हो गई कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का कांसेप्ट जब भी पूछा जाएगा उस समय एटम कितना पुट करना है? एक पुट करना है। चलो आज का लास्ट प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन में या हीमोग्लोबिन का अणुभार 67200 है तथा इसमें आयरन 0.33% है, तो हीमोग्लोबिन, Hb लिख रहा हूं, तो हीमोग्लोबिन के प्रति अणु में आयरन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। आयरन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ये पूछा गया, ठीक है। आयरन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा 0.33%, इसको 1/3% लिख दे क्या? 0.33 को लिख दो, आसान रहेगा। नंबर ऑफ एटम n, आयरन का परमाणु भार कितना? 56, 67200 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कितना हो गया? 224, तो 224 इज इक्वल टू n इंटू 56, तो n बराबर 4। n बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। बात क्लियर सारी यहां तक? बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। n बराबर 4, यहां तक अपन बात कर चुके हैं। क्या बात की आज अपन ने? सबसे पहले अपन ने आपकी सबसे पहले बात की फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के काउंटेशन की। उसके बाद सब इंपोर्टेंट डेफिनेशन में 5 डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या? एवरेज एटॉमिक मास, और फिर मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। बहुत पढ़ा दिया आज, क्वेश्चन भी करा दिया। देखो 14-15 मैंने करवा दिया, 14-15 आपको करने हो जाएंगे ना, 30 क्वेश्चन, है ना। कल क्या पढ़ने वाले हैं? कल वाले लेक्चर में मैं अभी बता देता हूं आपको। कल अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहला, ठीक है।
रासायनिक संयोजन के नियम पहला। दूसरा पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर उसके बाद मूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात ओके सारी। तो उसको अपन टैकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक करना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। प्रॉब्लम करने का तरीका, जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं तो आप वीडियो को पॉज कर ले, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसे सॉल्व करें और फिर अपना आंसर चेक करें। नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन मैंने करवा ही रखा है। अगर आपको समझ में, आपको पहले से मालूम है कि हाँ ये लॉजिक लगना चाहिए, तो आप अपना लॉजिक अप्लाई करो और लास्ट में देख लो आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां तक रहे, साथ में पढ़ते रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।